ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम महासंग्राम में। सुबह 7 बजे से लेकर के आज हम शाम 6 बजे तक लगातार चुनावी अपडेट दे रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और हमारी सहयोगी नवजीत कौर सुबह 7 बजे से आपको अपडेट दे रही हैं। साथ ही साथ आपको वो कथन जो कि मतदान के बाद बड़े नेता, सितारे, फिल्मी सितारे जो भी बोल रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी बड़ी खबरें हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार 6 बजे तक पहुंचाते रहेंगे। इसी क्रम में जो हम विशेष सीटों पर चर्चा भी कर रहे हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा। आज जो हम अब जो जिस सीट की हम चर्चा करेंगे वह सीट है उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट। महत्वपूर्ण सीट है ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट, जहां से उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़े। बीजेपी ने उनका टिकट काट कर उनके बेटे को दे दिया, घर ही में रहा। और आपने इंटरव्यू सुना भी, हमारे संवाददाता ब्रजभूषण सिंह से जब यह सवाल किए कि आप खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि एक पिता को अपने पुत्र को वोट करना। अच्छी बात, खुश हैं, खुशी चाहिए। और आज सबसे पहले हम अब नवजीत, अपने सहयोगी नवजीत को कहेंगे कि इस कैसरगंज सीट के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को समझाएं। उसके बाद जो मेहमान जुड़ेंगे उससे पर चर्चा भी करेंगे, सवाल जवाब भी होगा और ब्रेकिंग भी हम बताते जाएंगे। बिल्कुल, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कैसरगंज लोकसभा सीट की। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि किस किस के बीच में इस सीट पर मुकाबला है। करण भूषण सिंह यहाँ पर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वही राम भगत मिश्रा सपा से और बीएसपी से नरेंद्र पांडे। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या बता देते हैं, उसके बाद जनादेश की बात करेंगे और फिर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर आपको बता दें कि 18,05,946 है। इसमें से पुरुष मतदाता 8,37,343 है और महिला मतदाता 9,68,534 है। थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो 69 के आसपास यहाँ पर है। चलिए अब एक बार जो है जनादेश की ओर भी रुख कर लेते हैं। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ का जनादेश क्या रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह जीते थे बीजेपी से, चंद्रदेव राम यादव यहाँ से बीएसपी से हारे थे। चलिए अब एक बार आपको बता देते हैं कि इस लोकसभा सीट में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो आपको बता दें कि 5 विधानसभा सीटें हैं इस लोकसभा सीट में, जिसमें से 4 पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। कैसरगंज पे सपा की साइकिल चलती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। पयागपुर में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ कैसरगंज में यहाँ पर साइकिल चलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ कटरा बाजार में भी कमल खिला हुआ है, करनालगंज में भी कमल ही नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिल्कुल गंज में भी और कर्नलगंज में भी यहाँ पर कमल है, यानी कि 5 विधानसभाएं जिनमें से 1 पर साइकिल दौड़ रही है और 4 पर कमल खिले हुए हैं। चलिए इसी के साथ अब एक बार नजर जो है इतिहास पर भी डाल लेते हैं। तो आपको बता देते हैं कि इस सीट का इतिहास क्या कुछ रहा है। 2004 की बात कर ली जाए, बेनी प्रसाद जो है सपा से यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। 2009 में भी बेनी प्रसाद ने यहाँ से अपनी जीत दर्ज की थी। 2014 की बात कर ली जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से जीते थे और 2019 में भी ब्रजभूषण शरण सिंह ही इस सीट से जीते थे। अब बात कर ली जाए तो यहाँ से उनके बेटे करण भूषण सिंह को जो है चुनावी मैदान पार्टी ने उतारा है। तो अगर 2014 से 2019 की बात कर ली जाए तो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था और इस बार उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में है। ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट भी मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो है आरोप भी लगाए गए थे महिला कुश्ती खिलाड़ियों के, जिसकी वजह से ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट भी है। जी बिल्कुल, महिला जो यहाँ पर खिलाड़ी थी, रेसलर थी, उन यौन शोषण का मामला इनके
ऊपर चल रहा था और शायद इसीलिए बीजेपी ने इनका जो टिकट है जो है काट करके इनके बेटे को दिया। बिल्कुल। तो हम चूंकि बात करेंगे इस पर और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जयप्रकाश बीएसपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसरगंज लोकसभा सीट की हम बातचीत कर रहे हैं। बसपा ने माने आपकी पार्टी ने नरेंद्र पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। नरेंद्र पांडे को ये दलित और अगड़ी जातियों का गठजोड़ ये कह सकते हैं, तो ये कैसे क्या कुछ यहाँ पर क्या स्थितियां बन पा रही हैं आपकी? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह काफी कद्दावर नेता माने जा रहे हैं, यौन शोषण का आरोप लगा है, भले ही टिकट उनको नहीं मिला लेकिन उनके बेटे को मिल गया बीजेपी से। क्या लगता है आपको? देखिए, बात बिल्कुल जायज है आपकी कि यौन शोषण का आरोप तो इनके ऊपर रहा ही है और काफी लंबे समय तक जो है चला है। तो अगर उनके बेटे को भी अगर टिकट दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं चुनाव तो वो खुद ही लड़ेंगे। तो ये तो वहाँ की जनता को तय करना है। और माननीय बहन जी ने बार बार कहा है कि हम लोग किसी भी अपराधी किस्म के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। तो एक तरफ तो ये है कि उसके बावजूद भी उन्हीं के परिवार में टिकट दे दिया गया है बीजेपी के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि जो विपक्षी जो पार्टियां हैं जो जिसमें से सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन जो वहां पर चुनाव लड़ रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं कि वो अब की बार संविधान बचाने की कवायद को लेकर के वो चुनाव लड़ रहा है। तो बीजेपी तो है ही खुद संविधान विरोधी और जो गठबंधन है वो अपने आप को जो उसके ऊपर दाग लगे हुए हैं उसको वो धोने का प्रयास कर रहा है। जबकि देखा जाए तो कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए और बहुत सी बातें बाबा साहब के समय में कांग्रेस शासन में नहीं मानी गई थी जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था। और समाजवादी पार्टी ने भी इस संविधान की धज्जियां कुछ कम नहीं बखेरी थी। तो जो लोग जिन्होंने इतना नुकसान किया संविधान का, SC ST OBC का, माइनॉरिटी का नुकसान किया, आज वो पार्टी ये कह रही है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। और बीजेपी तो बदलना चाहती है और हम इसको बचाना चाहते हैं। तो आप लोग जो है हमारे गठबंधन को आप लोग वोट कास्ट करें। जबकि अगर रिजर्वेशन का मामला हो, रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल समाजवादी पार्टी की सरकार में पढ़ा गया और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अगर कांग्रेस इतनी ही हितैषी होती SC ST OBC की तो मान्यवर साहब काशीराम जी को बीएसपी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनको अपनी नौकरी छोड़ करके इस क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर OBC की बात की जाए तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाने वाली यही कांग्रेस थी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अगर संविधान को बचाने की बात अगर कही जाए और उसी के आधार पर वोट कास्ट किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी सबसे सीटेबल पार्टी। यानी कि कैसरगंज में बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आएगी और नरेंद्र पांडे जी विजयी हो जाएंगे, आपका ये मानना है। गणित बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ अब बीजेपी नेता रामजी मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नवजीत, आप कोई प्रश्न करना चाहेंगी? बिल्कुल राम जी, जिस तरीके से बात की जाए तो विपक्ष पर जो है बीजेपी हमेशा से ही हमलावर होती हुई नजर आई है। परिवारवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। वही अगर कैसरगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? रामजी मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रामजी मिश्रा, हाँ, आवाज थोड़ी स्लो आ रही। जी, बताइए। जी, हमारी सहयोगी नवजीत ने ये सवाल किया है कि
सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पे परिवारवाद का आरोप लगा रहा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का वोट काटकर उन्हीं के पुत्र को दे देना, क्या ये परिवारवाद नहीं कहलाता है? नहीं, ये बिल्कुल भी परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। परिवारवाद से मतलब ये होता है कि उन्हीं के लड़के पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, उन्हीं के घर के लोग पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, उन्हीं के घर के लोग पार्टी चलाएंगे। ये निश्चित है कि कांग्रेस में अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेहरू गांधी खानदान के अलावा कोई कांग्रेस का सर्वोच्च नेता नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार के अलावा कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी का नेता नहीं हो सकता है। ये तो एक सीट है, कैसरगंज की सीट है। इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह जी की जगह उनके लड़के वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां की जनता की मांग है अगर उनके लिए, तो उसमें कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में चुनाव लड़ना, किसी को टिकट देना कतई परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। परिवारवाद तो वो है जब बिना कोई चुनाव लड़े हुए आप उनको सारी जिम्मेदारी दे देते हैं। चलिए ठीक है, ये जो स्थितियां हैं, परिवारवाद का आरोप लगाना गलत होगा आपके अनुसार। ये परिवारवाद की बीजेपी की परिभाषा हो सकती है, लेकिन बीएसपी परिवारवाद की क्या परिभाषा निकालती है, हम ये भी जानना चाहेंगे। जी जयप्रकाश जी। देखिए, इसको जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, मैं इनकी बात से अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि शायद वो बीजेपी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। तो ये बड़ा परिवारवाद नहीं है, तो ये छोटा परिवारवाद तो हो सकता है। और हालांकि लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, चाहे वो किसी की वाइफ हो, चाहे कोई बेटा हो, तो उसको हम लोग इतना वो भी नहीं कर सकते। लेकिन जो है कहीं ना कहीं ये टिकट तो एलिगेशन उनके ऊपर होने की वजह से उनके बेटे उसके लिए कॉम्पिटेंट थे, इसलिए उनको टिकट दिया गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि जब वो ये आरोप लगा और उस आरोप में काफी चीजें निकल के आने लगी, तो तब उस बात को दबाने के लिए या उसके स्थान पर उसको रिप्लेस करने के स्थान के लिए ये टिकट दिया गया है। तो कॉम्पिटेंसी यहाँ पर सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो मेन चीज है कि वो जो एलिगेशन जो चल रहा था उनके ऊपर, सांसद जी के ऊपर, तो उसकी वजह से उनको टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये छोटा परिवारवाद इसको कहा जा सकता है, बड़ा नहीं कहा जा सकता। मैं भाई साहब की बात से सहमत भी हूँ। थोड़ा बहुत सहमत होना भी चाहिए, क्योंकि बीएसपी को बी टीम की संज्ञा भी दी जाती है। की परिभाषा नहीं, परिवारवाद से मतलब ये होता है कि जब बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी आते हैं और बिना कोई पब्लिक मीटिंग किए हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिए जाते हैं, तब उसमें परिवारवाद होता है। परिवारवाद जनता का कोई भी चुनाव लड़ने में कतई परिवारवाद, देखिए जब आप किसी भी प्रत्याशी को टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए जाता है। नहीं तो आप बोल दिए होते ना, जनता के समर्थन से वो जीत मिश्रा जी आप बोल दिए होते कि पहले निर्दल चुनाव लड़के आइए, अगर जीत जाइएगा तो हम दे देंगे आपको टिकट। ये भी तो हो सकता था। नहीं, हमारे पार्टी के पैनल ने, हमारी पार्टी की बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिले से लेकर राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड तक। पिता का टिकट कटा तो बेटे को दे देंगे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं होना चाहिए, नहीं होता है भाई। पिता की विरासत जो है पुत्र ही संभालता है, आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे परिवारवाद नहीं कहते। उसमें कोई बुराई भी नहीं, बुराई थोड़ी है। नहीं, अगर जो इतना ही लोकतांत्रिक होता ना सर, नहीं इतना ही लोकतांत्रिक होता, देखिए अपनी अपनी परिभाषाएं अपनी अपनी पार्टी खूब गढ़ती हैं, बहुत अच्छी तरह से गढ़ती हैं। आप भी गढ़ रहे हैं, आप भी अलग नहीं हैं, आप भी अलग नहीं है सर। थोड़ा बहुत तो है, कहीं कम कहीं ज्यादा तो है, इस बात को मानिए। क्योंकि अगर वास्तव में लोकतांत्रिक आधार पर आपकी पार्टी टिकट देती तो ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को अगर जो आप लोगों ने काटा तो उनके परिवार में बेटा बेटी नाती पोते को नहीं देते, कहते कि ठीक है आप इतने ही लोकप्रिय हो तो जाओ निर्दल लड़के आओ और जीत के आना, फिर हम आपको अगले लोकसभा चुनाव में टिकट दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है सर। हमें नहीं लगता, हमें नहीं, आपको नहीं लगता ना, आपको नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है। नहीं, आपको भले ही ना लगे सर, कार्यकर्ता से कहेगी कि आप जाइए। बीएसपी सर, बीएसपी अपने लिए परिभाषा करती है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ जी, तो हम भी आपके बात से सहमत नहीं है सर, हम भी आपके बात से सहमत नहीं है। हम आपको इस बात पर जरूर सहमति दिखानी होगी
जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, अगर आप असहमत हो तो टोक दीजिएगा, कि हर पार्टियां हर मुद्दे के लिए अपनी अपनी परिभाषा गढ़ लेती हैं और दूसरे पर आरोप लगाने के लिए अंगुली उठाती हैं। चलिए ये बात खत्म करते हैं। परिवारवाद में सब पार्टियों में है सर, थोड़ा बहुत करके परिवारवाद सब में है, सभी जानते हैं कि निर्दल नहीं जीत पाते, पार्टी का टिकट है, जीतेंगे आएंगे, ठीक है। उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप है, तो ठीक है, वो अगर जो बरी हो जाएंगे तब उनको परिवार को देते, ये न्याय होता है, वास्तव में वास्तविक न्याय होता है। लेकिन चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, अभी इस बहस को, इस परिवारवाद के बहस को यहीं खत्म कर देते हैं। अब हम चलते हैं यौन शोषण मामले पे। यौन शोषण मामले पे सर आरोप लगा है, आरोप तो किसी पे लग जाता है, आरोप तो किसी पे लग जाता है, लेकिन आरोप के बाद राजनीतिक नैतिकता क्या होती है? जी राम जी। राजनीतिक नैतिकता की जहां तक आप बात कर रहे हैं, माननीय ब्रजभूषण सिंह जी ने कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और इस बार वो चुनाव भी नहीं लड़े। इससे ज्यादा और नैतिकता की पराकाष्ठा क्या होगी? अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप कोई किसी पर लगा सकता है, लेकिन उन्होंने तत्काल भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और दोबारा जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में वो प्रत्याशी भी नहीं बने। उन्होंने कहा कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा तब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। यही नैतिकता है, इसी को राजनीतिक रूप से नैतिकता माना जाता है। बिल्कुल। हमारी पार्टी में इस तरह का नहीं किया कि माननीय केजरीवाल जी के बंगले पर स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट होती है और जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको लेके वो लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, इन मुद्दों पर देखिए विपक्ष की स्थिति क्या है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से एक एक चीज का ध्यान रखती है और हमारी पार्टी के नेता सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले देश के बाद अन्य बातों को देखते हैं और पूरी नैतिकता का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। चलिए जयप्रकाश जी, हम आपके पास आएंगे जी। सवाल वही है कि राजनीतिक नैतिकता की बात जहां तक रामजी मिश्रा जी ने कही है कुछ हद तक तो सही है, आप कितने सहमत हैं? ठीक है, हालांकि नियम तो ये है, कानून नियम है कि भाई जब तक कोई जो जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक उसको इनोसेंट माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक्यूज होता है उसको उसके बावजूद भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है दिखाई दे रहा था कि भाई बात एलिगेशन प्रूफ होने की नहीं है, बल्कि बीजेपी इसमें घिर रही थी चारों तरफ से कि भाई इतना बड़ा मैटर है और इतनी सारी लड़कियों का मामला है, ये बेशक जो है किसी वजह से प्रूफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन एलिगेशन ही सफिशिएंट था इतने बड़े पैमाने पर, इसलिए उन्होंने जो है पीछे हटना उचित समझा। तो यहाँ पर हम कानून के हिसाब से भी और रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से भी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई ये नियम होता है कि जब तक वो एलिगेशन प्रूफ, हालांकि ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भाई कोर्ट भी नहीं की है, पुलिस भी नहीं की है, एलिगेशन लगने के बाद इन मैटर्स में ज्यादातर अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है घिरे हुए तो हैं ये लोग, बीजेपी के जो लोग हैं इस मैटर में, लेकिन ज्यादा यहाँ पर इन मुद्दों, ये तो बातें अभी लगभग समाप्त सी है कि भाई उनके ऊपर एलिगेशन थे वो प्रूफ नहीं हो पाए हैं, तो उनके बेटे की तरफ टिकट चला गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। परिवारवाद वाली मैटर भी आपने खत्म कर दिया और ये एलिगेशन वाला जो इनके ऊपर तो आगे कहाँ बढ़ना है आप पहले बढ़ लीजिए, उसके बाद से फिर हम सवाल करेंगे आप किधर बढ़ना चाहते हैं। जी सर, मैं जो है मैंने इस पर अपनी बात रख दी है। जी, आगे बढ़ने की आप बात कर रहे हैं तो किधर आप बढ़ना चाहते हैं? क्या चुनाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? जातीय गणित के हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग के मामले में बीएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और पार्टियां हमें उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग में
का प्रयोग करके, सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करके बीएसपी सत्ता का स्वाद भी चख चुकी है। तो अब क्या हुआ कि सोशल इंजीनियरिंग फेल हो जा रही है बीएसपी की? देखिए, फेल तो नहीं कह सकते। ऐसे तो आपने देखा होगा कि बीजेपी कहां से शुरू हुई थी और कहां से 1900, अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो मदर कही जाती है आरएसएस, वो 1925 से उसने अपना काम शुरू किया और बीएसपी ने तो अभी जल्दी में ही अपना काम शुरू किया था। उस बीच में भी काफी अचीवमेंट्स जो हैं बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं। और यहाँ तक कि सोशल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करें तो एक वो परिस्थिति थी तब, उस समय जो है हम देखा जाए तो सपा बसपा का उधर जो दौर चला करता था, तो अधिकांश समाज जो थे वो समाजवादी पार्टी से परेशान थे, तो उनके आतंक से परेशान थे। तो उनके लिए एक ऑप्शन मिल जाता था कि बहुजन समाज पार्टी को हम लोग उसके विकल्प के रूप में हम लोग चुन सकते हैं। लेकिन जब से ये बीजेपी साम दाम दंड भेद को अपना करके और सभी समाज के लोगों को किसी न किसी प्रकार से वो उन्होंने जो है मिसगाइड करके, तो उसके बाद में जो उन्होंने अपना काम बढ़ाया है, हालांकि इससे बहुत नुकसान हुआ है देश का। जो पार्टी ये कहा करती थी, जिन्होंने कहा था, जिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, जबकि और रोजगार छीन लिए गए हैं। आज इस पार्टी में देखा जाए तो यानी कि हम तो पूरे देश की बात करते हैं, पूरे जी। तो चलिए, हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ी देर बाद जुड़े हैं, इसलिए ढेर सारे सवाल हैं। सवाल इसलिए भी हैं कि यहाँ जो कैसरगंज लोकसभा की बातचीत चल रही है, तो कैसरगंज लोकसभा में आपने सपा के साथ गठबंधन कर लिया है और सपा ने राम भगत मिश्रा को यहाँ पर चुनाव लड़ाया है, वहीं बसपा ने नगेंद्र पांडे को चुनाव लड़ा दिया है। ऐसे में अगर जो सवर्ण वोट की बात करें और ये कहा जा सकता है तो ये तो बंटता हुआ दिख रहा है सपा में और बसपा में। बीजेपी वहां पर। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। देखिए, जातिगत समीकरण अपने आप में राजनीति में होते हैं जी, लेकिन कई बार चुनाव जो है वो समीकरण से ऊपर होते हैं। जैसे ये चुनाव जनता बनाम महंगाई है। जनता महंगाई के खिलाफ वोट कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रही है, झूठों के खिलाफ वोट कर रही है, जुमलेबाजों के खिलाफ वोट कर रही है, ठीक है, और तमाम जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ वोट कर रही है। तो जब वहां इस तरीके का वोट का एक तारतम्य बना है तो वहां पर इनका वोट कट जाएगा, उनको मिल जाएगा, ये चलेगा नहीं। इस बार केवल जनता बनाम महंगाई चुनाव है, जो पार्टियां खुद नहीं समझ पा रही थी, अब वो चीजें निकल के आ रही हैं। जनता बनाम चुनाव है, महंगाई बनाम जनता। तो हम वीएसपी हमारे साथ नहीं है, शायद संपर्क टूट गया है, तो हम बीजेपी के पास आना चाहेंगे। तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, ऐसा कोई गाना है एक, मिश्रा जी, रामजी मिश्रा जी। तो कांग्रेस के हमारे नेताजी ये कह रहे हैं कि इस बार महंगाई बीजेपी को कैसरगंज में मार देगी, जनता ये त्रस्त है। तो जनता को आपने लोगों ने त्रस्त क्यों कर रखा है? महंगाई का कोई तोड़ और निकला है या फिर? त्रस्त नहीं है, जनता, पूरे देश की जनता खुश है। देश में पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से आम जन की समस्याएं हल हुई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमारे गरीब भाई बहनों को आवास देने का काम हुआ हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस सिलेंडर देने के विषय हो, चाहे हर घर नल के द्वारा जल, उन सुदूर क्षेत्रों में जहां लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरसते थे, वहां आज हर घर में एक टोटी के द्वारा, नल के द्वारा जल पहुंचा है। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपने देखा होगा
कितने एक्सप्रेसवे हाईवे बने हैं इस देश में, पुलों की स्थिति आप देख लीजिए आज क्या है, इस भारत की दुनिया में स्थिति आप देख लीजिए क्या है। भारत, पूरी दुनिया आज हमारे देश की तरफ देखती है। दुनिया का कोई बड़ा मुद्दा होता है तो दुनिया के देश हमारे देश की तरफ देखते हैं कि भारत का निर्णय क्या होगा। आज हमें लग रहा है कि बिजली चली गई, कोई समस्या नहीं है। क्यों रामजी मिश्रा जी, जी, बिजली की समस्या भी है क्या उत्तर प्रदेश में? ये बिजली अंधेरा क्यों है? नहीं, तो बिजली की समस्या कहीं नहीं है, सारी जगह 22 से 24 घंटे तक लाइट आ रही है और हमें लगता है कि आजादी के बाद सबसे अच्छी लाइट आ रही है। बाकी जो लोग हंस रहे हैं क्यों आ गया? अपने समय में 6 घंटे भी लाइट नहीं दे पाते। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अभी अंधेरे में क्यों है, इसका कारण हमें बता दीजिए। नहीं, अंधेरा तो ये तो लाइट है, ऐसा तो है नहीं कि लाइट कभी जाएगी नहीं। अच्छा, बिजली है, कभी न कभी फॉल्ट हो जाते हैं, जी। 1-2 मिनट के लिए लाइट चली भी जाती है, ऐसा कोई विषय नहीं कि नहीं। बिल्कुल हमारे देश में जितना विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ है, पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ, और जो ये बीच बीच में सपा और बसपा की सरकारों ने प्रदेश की और देश की जनता को कांग्रेस ने ठगा। आजादी के बाद कोई काम नहीं किया, केवल देश को जातियों में बांटने का काम कांग्रेस ने किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार आई हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आई हो, इन्होंने केवल जनता को ठगने का काम किया। यही कारण है कि आज देश की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें देने जा रही है। अभी 4 तारीख को जब गिनती होगी, हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं ये एक बार सोचेंगे, ये मंथन करेंगे इनको आगे किस प्रकार से काम करना है कि देश की जनता इनके नाम पर विचार करना शुरू करे। देश के आम जनमानस ने इन दलों के नेताओं के बातों को सुनना बंद कर दिया है, उन पर विश्वास करना बंद कर दिया है। किसी भी बात पर उनको विश्वास नहीं होता है कि ये क्या किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो लोग जो भ्रष्टाचार को रात दिन केजरीवाल गाली दे के जिन लोगों को जेल में भेजने की बात करते थे, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूम रहे हैं। जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर रैलियां करते घूम रहे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि इनका नेता कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन इनका नेता होगा। अगर इनकी पार्टी एक बार कम से कम अगर ये चुनाव के पूर्व अपना नेता घोषित कर देते तो हो सकता है मुख्य विपक्षी दल का ओहदा जरूर इनको मिल जाता। वो भी 2 चुनावों से देश की जनता ने इतनी भी सीटें नहीं दी हैं कि देश में मुख्य विपक्षी दल का नेता भी इनको वो पद भी मिल सके। सत्ता तो बहुत दूर की बात है। जी, शैलेंद्र तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे जो भाजपा के साथी बोल रहे थे, अब मुझे पता नहीं किस जिले से आते हैं, अगर बता देंगे तो अच्छा होगा, बात हमें और अच्छा लगेगा बताने में। जिले की बात ही छोड़ दीजिए, प्रवक्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कानपुर जिले से आते हैं। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कानपुर जिले में जो केंद्रीय विद्यालय बने थे 10 सालों में काय बन गए? जो कानपुर से दिल्ली ट्रेन जाती थी, एक नई ट्रेन को भी बता दीजिए। लखनऊ से जाने वाली ट्रेन बता दीजिए। बिल्कुल 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 सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। पूरे 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 प्रदेश के हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बना है। सवाल तो पूरा बोलने दो मेरे भाई। चलिए चलिए कर लीजिए। ठीक है, आप अभी ट्रेन की बात हमने की, एजुकेशन की बात की, हम अब अस्पताल की बात कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, और अभी आप जवाब भी देंगे। मैं उसके बाद ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि मनरेगा जैसी योजना जिसके आज देश में कोरोना के समय में वही एक ऐसी स्कीम थी जिसपे लोगों को मदद मिल सकी, गरीबों को। उसके बाद आज की तारीख में सबसे ज्यादा महंगी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, तो जिस ट्रेन पे बैठ करके वो गए हैं, जिस संसद में प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, वो संसद भी उसी समय की है। जिस जगह जिस प्रदेश में थे गुजरात में, वो गुजरात प्रदेश भी बनाया उन्हीं का था। तमाम सारी चीजें ऐसी थी जिनके लीक पर आप चल करके आए हैं। आपने क्या किया मालूम आपको? केवल नाम बदला है। नीति आयोग का क्या कर दिया है भगवान ही जानते हैं। जवाब सुन लीजिए,
हिंदुस्तान अब आप भी जवाब मत दीजिए, आपने सवाल किया है तो जवाब भी सुनिए। भैया एक बोल रहे हैं तो सवाल पूरा है तो बोलिएगा। अगर आपने सवाल किया है तो जवाब भी सुन लीजिए। सुन नहीं लीजिए। हम कह रहे हैं सवाल पूरा होने दीजिए, फिर आप आराम से बोलिएगा। नहीं, बड़ा लंबा हो गया ना, सवाल भूलता जाएगा, इसलिए जवाब ज्यादा लंबा आपका सवाल हो रहा है, आप जवाब भी दे रहे हैं, आप सवाल भी कर रहे हैं, तमाम चीजें मिस हो जाती हैं दिमाग से। अगर आप सवाल कर रहे हैं, अच्छा, जवाब भी सुनते चलिए। जी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में किया। कहाँ बना भैया? आजादी के लखनऊ बाद में कहाँ बना है? पूरे कहाँ पर? लखनऊ में कहाँ बना है? अरे गोंडा में कहाँ बना है? अभी बता बहराइच में कहाँ बना? बता कहाँ दीजिए। पे? बहराइच में, गोंडा में, लखनऊ में, उन्नाव में कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश के हर अरे बताइए ना कहाँ पे बना है एक जगह, ये मेडिकल तो बता कॉलेज दीजिए बनाने का काम भारतीय भैया। जनता मिश्रा पार्टी की जी सरकार ने किया। जगह बताते अब चलो, जो आप सवाल बहराइच कर में रहे कहाँ हैं, बना है, देखिए, उन्नाव में कहाँ बना है, अरे मैं बता रहा लखनऊ में हूँ, कहाँ बना है, मैं बता रहा हूँ नहीं रहे आप। आपको। अरे बता तो रहा हूँ, आप सुनिए जगह तो बताते जरा। चलिए जगह। कानपुर देहात में कुंभी में बना है, फतेहपुर में, मलवा में बना है। आप कहाँ सुने? आप इस प्रकार से जगह पूछ रहे हैं। अब बहराइच में किस जगह बन रहा है, उस जगह का नाम किस प्रकार से बताया जा सकता है? जब प्रदेश के हर जिले में बन रहा है, आप उसकी जानकारी कीजिएगा। अरे जैसे बिहार में एम्स बना है, पूरे देश, सुनिए, जैसे बिहार में एम्स बना है, वहाँ लोग ढूंढ रहे हैं जमीन पर, वैसे ही तो बता रहे हैं हर जगह। आप हमारे जिले में आइए, मैं आपको लेकर चलूंगा और जमीन पर आपको दिखाऊंगा। या आपके जिले में आप आएंगे वो तो हमारे व्यक्तिगत बात होगी ना। नहीं, हम ट्रेन वाली, हम तो विकास की बात कर रहे ट्रेन हैं। वाला, जी ट्रेन वाली विकास के लिए ही तो मेडिकल कॉलेज आपको ले चलेंगे, जी। मेडिकल कॉलेज में आपको घुमाएंगे। ट्रेन वाली समस्या है। ट्रेन आप वाली बात समस्या। ट्रेन की कर रहे थे। पूरे देश में वंदे भारत, कानपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन तो आपने सुनी होगी ना। कानपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन, बनारस से दिल्ली वंदे भारत इंजन लेके गया है, लखनऊ वही से वंदे दिल्ली भारत। वंदे भारत ट्रेन। वही वंदे भारत जिसको खींच करके इंजन लेके गया है, पुरानी 1947 का 70 का इंजन लेके खींच गया, वही वंदे भारत। किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं? आधारहीन बात कर रहे हैं। आपको मालूम अरे हम आधारहीन नहीं, 1947 में वीडियो फोटो सब है, दुनिया ने देखा है। आप किस प्रकार की मिश्रा बात जी, कर रहे हैं? दुनिया किस ने प्रकार के देखा वीडियो है। की बात कर रहे हैं? वंदे भारत से आप लड़ती है किस प्रकार भैंस, की बात कर तो रहे हैं? भैंस टूट नहीं देखिए, टूटती है, बिना गाड़ी टूट जाती जानकारी है। के, बिना सुनिए जानकारी एक के मिनट, कोई एक भी मिनट। बात, चलिए, ठीक है, चलिए, मुझसे सार्थक वंदे बातें हो भारत जाएंगी। से गाड़ी, चलिए, वंदे भारत जो जानकारी है है, ठीक वो है, भैंस ठीक से है। लड़ती है तो गाड़ी टूट जाती है, भैंस नहीं टूटती है। कुछ सुनिए, हाँ जी। 1947 में देश में कोयले की गाड़ियां चलती थी, अब बिजली की चलती हाँ। हैं। अब जो वंदे भारत जो ट्रेन चलती है वो इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपने 1947 के इंजन उसको खींच के ले गई है, इस प्रकार की सुनिए, बात उस करते हैं। गाड़ी को खींच कर ले गया कोयले का इंजन, ये भी जान लीजिए। वो ये- खड़ी हो गई, उसको खींच कर चलिए, ले ये गया। कभी गाड़ी ये- नाव पर, कभी नाव ये- गाड़ी पर। ये चलिए, ठीक है, कांग्रेस के ठीक है। समय में होते थे। ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें हाँ। कांग्रेस ये के होता समय में है, होती थी। कभी वंदे गाड़ी भारत नाव कांग्रेस पर, के कभी समय में जी। भी, इसीलिए वंदे भारत कांग्रेस के समय में नहीं थी मिश्रा जी। चलिए, जयप्रकाश जी के पास आते हैं, जयप्रकाश जी के पास आते हैं। ठीक है, इसीलिए ठीक है, देश की ठीक है, जनता ठीक है, ने ठीक है, कांग्रेस को ठीक है। अदालत ने पहुंचा बहुत- दिया बहुत है लंबी कि बात हो गई। कांग्रेस को इंजन को कोयले के इंजन से खींचना पड़ रहा है। चलिए, ठीक यही है। कारण है चलिए, कि 2024 में कांग्रेस की चाल कोयले के इंजन से भी सुस्त है। चलिए, केवल ठीक इसी है, के कारण ठीक से, है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ने जयप्रकाश काम जी के नहीं पास किया, चलते हैं, बड़ी केवल देर से बातें आपको सुन करने रहे पर हैं। विश्वास नहीं, आप दोनों को जयप्रकाश जी बड़ी देर से सुन रहे हैं और गमछा भी बीएसपी वाला लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा जम रहा है इनके जी आपके शरीर थोड़ा पर सा बहुत- आवाज थोड़ा सा लाउडली थोड़ा बोले आप एंकर साहब। जी जी। हम तो यही कह रहे थे कि आपका गमछा जम रहा है बहुत अच्छा, और जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो वास्तव में हमारा जो स्क्रीन है वो खिल उठ रहा है। तो इसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दीजिएगा। सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही थी और इस बार जो है नरेंद्र पांडे जी को अपने चुनाव मैदान में उतारा है, तो क्या इस नरेंद्र पांडे जी को, यानी कि नरेंद्र को हटा दीजिए तो पांडे जी को आपने उतारा है, तो क्या सोच करके कि क्या मतलब पांडे जी का वोट लेकर के और दलित समुदाय का वोट लेकर के सपा और बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे? देखिए, ब्राह्मणों का और दलितों का जहां तक आप बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का, तो ये कॉम्बिनेशन काफी पुराना है। जब साहब कांसीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया था तो तिलक तराजू वाला भी याद है मुझे। हालांकि इसके लिए सफाई बार बार दी गई है और बताया गया है कि ये कहीं पर तथ्य नहीं मिलता है, ये लोगों के द्वारा लगाए गए नारे थे। यहाँ तक कि
साहब कांशीराम जी के द्वारा और बहन जी के द्वारा लगाए गए नारे नहीं थे। तो और अगर ऐसा होता तो साहब कांशीराम सबसे पहले राज्यसभा में जयंत मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बना करके राज्यसभा में नहीं भेजते। 1989 में बलरामपुर से सांसद जो का टिकट है वो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को नहीं देते। तो ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है। और अगर यही होता तो 2007 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती। 54 टिकट ब्राह्मण समाज को दिए गए, जिसमें से 40 विधायक ब्राह्मण समाज के जीत करके आए। तो अगर ऐसा होता तो इतने विधायक जीत करके ब्राह्मण समाज के नहीं आते। बहन जी ने अभी पहले चुनाव में भी जो है ब्राह्मण और एससी कॉम्बिनेशन के बारे में भी अपनी बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है। और बहन जी ने सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा भी दिया है। लेकिन ये जो मैटर जो इस समय जो फंसा हुआ है, अब तमाम लोगों को इन लोगों ने जो है मंदिर के साथ जोड़ दिया गया है और धर्म के साथ जो जोड़ दिया है, उसकी वजह से जो हमारा सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम था वो जो है थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देश हित में नहीं है। अगर देश की जो जनता है वो किसी बातों को अगर ठीक से नहीं समझ पाती है तो उस देश के नेताओं की ये ड्यूटी ये नहीं बनती है कि वो उसका मिसयूज करे। उनको समझना चाहिए कि हमें अपने देश की जनता की जो आज की जो स्थिति है, जो मनोदशा है, बेशक उनकी किसी और शिक्षा के अभाव की वजह से या किसी और कारण की वजह से या धर्म की वजह से अगर थोड़ी जो है सूटेबल नहीं है, जो देश आप हमें ये गणित बताइए, ठीक है, ये सारी चीजें हमें गणित बता दीजिए कि दलित और सवर्ण वोट लेकर के, हाँ, ब्राह्मण वर्ग का वोट लेकर के क्या आप जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल हम जीतेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो लीडिंग कम्युनिटी है देश के अंदर। आज भी देखा जाए तो उनका वोट हमारे साथ आएगा। तो राम भगत मिश्रा जी भी हैं सपा से। और जब ऐसा दिखाई देगा कि हम बीजेपी को हराने की स्थिति में हैं, तो मुस्लिम समाज का जो वोट है वो भी अपने साथ आएगा। जो संविधान बचाना चाहते हैं जो लोग, ये लोग झूठी बात करते हैं, सपा और कांग्रेस के लोग, बस तो वहां पर दो प्रकार से चुनाव चल रहा है इस समय। जो ये लोग ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि एक वर्ग जो संविधान को बदलने की बात करता है बीजेपी, और दूसरा वर्ग जो बचाने की बात करता है। तो उसमें वहाँ का जो समाज है, वहाँ के लोग ये तय करेंगे। ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ब्राह्मण हमारे वहाँ पर हम समझ गए। राम जी मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम जी मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राम जी मिश्रा जी। देखिए, इस चुनाव में बार बार एक बात हो रही है संविधान के विषय में, संविधान बचाने की बात हो रही है। हमारे देश को जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान से कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करने नहीं जा रहा है। हमारे देश के संविधान से सर्वप्रथम छेड़छाड़ कांग्रेस ने शुरू की। माननीय नेहरू जी ने जब इस देश में हिंदू विवाद नियम लागू किया और मुसलमानों को उससे छूट दी, तब इस देश के संविधान की आत्मा को खत्म किया गया कि हिंदू विवाद नियम होगा किंतु मुस्लिम उससे अलग होगा। बाबा साहब के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में धर्म के आधार पर अलग अलग अधिकार देने का काम किया। उसके बाद इस देश के संविधान की आत्मा की हत्या करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, जब इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन की अनुमति प्रदान की। उस दिन इस देश के संविधान की आत्मा के साथ आत्मा को मारने का काम इंदिरा जी ने किया। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में धर्म के आधार पर लोगों को अलग अलग अधिकार होंगे। उसके बाद जब शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानों के पक्ष में आता है, तब इस देश के संविधान की भावना को मारने का काम राजीव गांधी करते हैं। जी जी जी, क्या चीज बताइए? सांसद ने नहीं बोला, लल्लू सिंह ने बोला नहीं। संविधान तो आप लोग संविधान तो आप लोग बदलते चले आ रहे हैं। आजादी के बाद से लगातार आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। गुमराह मत करिए, यहाँ भी आप गुमराह कर रहे हैं, वहाँ भी गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश गुमराह कर रहे हैं, ऐसे ही देश को कंफ्यूज कर रहे हैं। और 2 करोड़ नौकरी देने को कह रहे हैं, पकड़ो तो रहिए। 2 करोड़ नौकरी की जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं, तब आप इस देश के संविधान चलिए बिल्कुल, अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है इस चर्चा को और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए।
तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि जो भी पार्टियां हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लगातार अलाप रही हैं और इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है और जनता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना फैसला सुना रही है, जो कि 4 जून को बाहर आ जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे, तब तक दीजिए थोड़ा सा अल्प विराम, इसके बाद हम तुरंत आएंगे।